ऑडियो 2 वैज्ञानिक अध्यात्म के क्रांतिदीप। लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या जी। परोक्ष संपर्क ने जन्म दिया ऊर्जा के क्वांटम सिद्धांत को। वैज्ञानिकों का अध्यात्म उनमें अनुसंधान की नई चेतना विकसित करता है। आध्यात्मिक पवित्रता के साथ किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रयोग आत्म संतोष एवं लोक हित के दोहरे हित पूरा करते हैं। इन वाक्यों ने मैक्स प्लैंक को स्वप्न में भी सचेत एवं सचेष्ट कर दिया। उन्हें लगा ही नहीं कि वह कोई स्वप्न देख रहे हैं। सब कुछ प्रसन्नतादायक एवं होशपूर्ण लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी नए आलोक लोक में पहुंच गए हों। यहाँ सब कुछ प्रकाशपूर्ण था। शीतल व सुखद प्रकाश सब तरफ फैला हुआ था। प्रत्येक चीज यहाँ प्रकाश किरणों से बनी थी। सब कुछ अद्भुत एवं आश्चर्यजनक किंतु अतीव सुखप्रद। यहीं पर उनने स्वयं को और अपने दादाजी को देखा। वह बड़े प्रसन्न व प्रेमपूर्ण लग रहे थे। उनकी देह भी श्वेत रंग की प्रकाश किरणों से बनी व बुनी थी। वे ही उन्हें समझा रहे थे कि वैज्ञानिक होने का अर्थ यह नहीं है कि आध्यात्मिक भावों से स्वयं को पृथक कर लो। मैक्स प्लैंक पिछले कुछ दिनों से काफी चिंतित एवं निराश थे। एक गहरी थकान ने उन्हें घेर लिया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी घने काले भूरे बादल ने उनकी बौद्धिक चेतना को घेर लिया हो। कहीं कोई मार्ग न तो दिख रहा था और न मिल रहा था। सब कुछ तमसावृत था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह पर्याप्त बुद्धिशाली थे। घर परिवार अथवा जीवन की जटिल समस्याएं हों या फिर भौतिकी व गणित शास्त्र की गूढ़ उलझनें, सभी का समाधान वह चुटकियों में कर दिया करते थे। बचपन से ही उन्हें प्रतिभा का दैवी वरदान मिला था। उनकी प्रतिभा को निखारने में परिवार की पारंपरिक बौद्धिक पृष्ठभूमि भी बहुत काम आई। उनके परदादा एवं दादा दोनों ही गाटिंजेन जर्मनी में धर्म विज्ञान के प्रोफेसर रहे। पिता जर्मनी के ही केल एवं म्यूनिख शहरों में कानून के प्रोफेसर रहे। उनके चाचा सम्मानित जज थे। उनका स्वयं का जन्म भी केल शहर में हुआ था। यहाँ उन्होंने काफी समय बिताने के बाद म्यूनिख विश्वविद्यालय से 21 वर्ष की आयु में भौतिक शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टरेट कर लेने के बाद भी उनकी अनुसंधान वृत्ति कम नहीं हुई और इसके 1 साल बाद ही वह अपने मौलिक शोध प्रयासों में लग गए। तब से अब तक उन्हें शोध कार्य करते हुए लगभग 20 साल होने को आए थे, परंतु कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकल सका था। तर्क व गणित के समीकरण, प्रयोगशाला के उपकरण मिलकर भी उन्हें कोई सिद्धांत संरचना नहीं दे पा रहे थे। उनकी बौद्धिक पारगामिता भी उनको समस्याओं के पार नहीं ले जा पा रही थी। आज तो वह भी सोचने लगे थे कि क्या 20 सालों का श्रम यूं ही निरर्थक चला जाएगा। दिन ढलते ढलते वैचारिक द्वंद्वों ने उन्हें काफी परेशान कर दिया था। इस परेशानी से निजात पाने के लिए उन्होंने अपने प्रिय संगीत का सहारा लिया। संगीत का शौक उन्हें बचपन से था। पियानो, हारमोनियम तो वह बड़ी कुशलता से बजाते थे। कंठ भी उनका मधुर था। गायन एवं वादन में उनकी इस प्रवीणता को देखकर उनके कई साथी यह कहने लगे थे कि उन्हें संगीत को ही अपना करियर बनाना चाहिए था। पर उन्हें भौतिक शास्त्र प्रिय था। पदार्थ एवं सृष्टि की रहस्यमय गुत्थियों को सुलझाने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। उनके दादाजी यदाकदा उनसे इस अभिरुचि को थोड़ा और परिमार्जित करने को कहते। वह उन्हें समझाते, मैक्स, सृष्टि सृष्टा से अलग नहीं है। सृष्टा की ऊर्जा से ही सृष्टि संचालित है। यहाँ तक निर्जीव भौतिक पदार्थों के कणों में भी वह स्पंदित है। दादाजी की इन बातों को उन्होंने कभी बहुत गंभीरता से नहीं लिया था, पर आज उन्हें अपने दादाजी बहुत याद आए। पियानो पर जब वह संगीत की धुन बजा रहे थे, तब भी कहीं अंतर्मन में दादाजी की स्मृतियां समस्वरित हो रही थीं। उनके पिता जोहन जूलियस विल्हेम प्लैंक बताया करते थे कि मैक्स, तुम्हारे दादाजी केवल धर्म विज्ञान पढ़ाते ही नहीं थे, उनका स्वयं का जीवन भी धार्मिक अनुभूतियों से ओतप्रोत था। पिताजी की बातें, अपनी स्वयं की यादें और सामने की दीवार पर सुनहरे फ्रेम में मढ़ा हुआ दादाजी का चित्र, इन्हीं को मन में संजोए वह सो गए थे। शयन काल में उनकी चेतना अनजाने ही अदृश्य से जुड़ गई थी। स्वप्न में उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वह अत्यंत सुरम्य एवं रमणीय स्थान में प्रकाशपूर्ण लहरों वाली नदी के किनारे हैं
और दादाजी उनसे कह रहे हैं, मैक्स, पदार्थ हो या प्रकाश, प्रत्येक की वास्तविक प्रकृति ऊर्जा है। जिस तरह पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, ठीक उसी तरह से प्रकाश भी सूक्ष्म ऊर्जा कणों से बना है। ये ऊर्जा कण निश्चित क्वांटिटी में प्रवाहित होते रहते हैं। न जाने क्या था इस स्वप्न में, दादाजी की उपस्थिति और उनकी बातों में मैक्स प्लैंक की समूची थकान जाती रही। उसकी बौद्धिक चेतना को तमसावृत करने वाले घने काले भूरे बादल छिन्न भिन्न हो गए। उसने स्वयं के अंतर्भावों में एक नए प्रकाश को अवतरित होते हुए अनुभव किया। यह उनकी चेतना में नया सूर्योदय था। इस सूर्योदय ने उन्हें सूर्योदय के पहले ही जगा दिया। वह जा पहुंचे अपनी प्रयोगशाला में और कार्य में जुट गए। जाड़े के दिन थे। सन 1900 के अक्टूबर का महीना था। कक्ष में अंगीठी जल रही थी। काम करने वाली टेबल पर प्रकाश भी प्रदीप्त था। उन्होंने उस ओर ध्यान से देखा और देखते रह गए। सचमुच ही ऊष्मा व प्रकाश ऊर्जा कणों के रूप में चहुं ओर विकृत हो रहा है। ये ऊर्जा कण एक निश्चित क्वांटिटी में बह रहे हैं, बिखर रहे हैं। इसके लिए उनकी अंतर चेतना में ध्वनित हुआ क्वांटा, और उसी क्षण ऊर्जा के क्वांटम सिद्धांत की रचना हुई। मैक्स प्लैंक को स्वप्न में हुए आध्यात्मिक अनुभव ने सचमुच ही उन्हें अनुसंधान की नई चेतना दी। इस अद्भुत अनुभव को उन्होंने अपने मित्र ऑटो हॉर्न एवं लाइस मेटनर को बताते हुए कहा, पदार्थ की भांति ऊर्जाओं के भी सूक्ष्म लोक हैं। दृश्य की ही भांति अदृश्य का भी अस्तित्व है। तर्क बुद्धि एवं गणितीय समीकरणों से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण अंतर प्रज्ञा है। यथार्थ बोध यही अंकुरित होता है। तर्क से उसकी केवल अभिव्यक्ति होती है। इस घटना के कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपनी जुड़वा बेटियों ईमा एवं ग्रेही को बताते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे परदादा एवं मेरे दादाजी से मेरा अदृश्य संपर्क प्रायः बना रहता है। सन 1919 में जब उन्हें अपने शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने उस अवसर पर कहा, वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ आध्यात्मिक पवित्रता का जुड़े रहना अनिवार्य है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा, विज्ञान यदि मानवता के अहित की दिशा में अपने कदम बढ़ाता है तो वह विज्ञान ही नहीं है। विज्ञान हमेशा लोक हितकारी बना रहे, इसके लिए उसे आध्यात्मिक संवेदनों से स्पंदित होना चाहिए। यही तो वैज्ञानिक अध्यात्म है जिसके ऐतिहासिक परिदृश्य पर विचार किया जाना चाहिए। रहस्यमय दिव्य हिमालय जहां जन्मा अध्यात्म विज्ञान। वैज्ञानिक अध्यात्म के ऐतिहासिक परिदृश्य की जिज्ञासा ने उन्हें रोमांचित कर दिया। उनकी नीली आंखों की चमक थोड़ा और गहरी हुई। उनके गुलाबी होंठ मुस्कुरा उठे। उन्होंने आहिस्ता से पलकें झपकाईं, हल्के से अंगड़ाई ली और उठ खड़ी हुई। धीमे कदमों से उस हॉल नुमा कमरे का एक चक्कर लगाया और एक बड़ी अलमारी के पास खड़ी हो गई। उस कक्ष में यह और इस जैसी कई अलमारियां थीं, जो सब की सब धर्म, अध्यात्म, दर्शन व विज्ञान विषयक पुस्तकों से भरी हुई थी। इन पुस्तकों का संकलन उनके दृष्टिकोण, अभिरुचि एवं जिज्ञासु भाव को दर्शाता था। अभी वह अलमारी से कोई पुस्तक निकाल पाती, इतने में दरवाजे पर आहट हुई। वह लगभग चौंकते हुए पीछे मुड़ी। द्वार पर उनके पति फिलिप नील खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा पड़े। ये पति पत्नी अपनी भिन्न रुचियों, प्रायः विरोधाभासी दृष्टिकोण के बावजूद एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उनमें प्रगाढ़ आत्मीय संबंध था। फिलिप ने उनके हाथ में हिमालय के रहस्यों पर एक किताब देखी और हंस पड़े। फिर कहने लगे, केवल पढ़ने तक ही बात सीमित है या फिर से हिमालय जाने की ठान ली है? वह भी हंसकर बोली, सोचा तो कुछ ऐसा ही है। फिलिप अपनी पत्नी से मत भिन्नता के बावजूद उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, गहरे आध्यात्मिक भाव एवं प्रखर वैज्ञानिक अभिवृत्ति के प्रशंसक थे। फ्रांस के इस खूबसूरत शहर में रहते हुए वह 18 वर्ष की आयु में ही अकेली इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड व स्पेन घूम चुकी थी। उनका जीवन काल सन 1868 से 1969 तक पूरे 101 वर्ष का रहा। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने लंका और भारत की यात्राएं भी की थीं। श्रीमती नील दुर्गम हिमालय की यात्रा करने वाली पहली यूरोपियन महिला थीं। हिमालय के लिए उनके मन में गहरी आस्था और आकर्षण था। उन्होंने वैदिक साहित्य व बौद्ध साहित्य का पर्याप्त अध्ययन किया था। इन दिनों वह उपनिषदों का अध्ययन कर रही थी।
यदा कदा अपने पति से वह इसकी चर्चा करते हुए कहती थी, अध्यात्म कोरा रहस्यवाद नहीं है, इसमें भी वैज्ञानिक प्रयोग व परीक्षणों की गुंजाइश है। मैं तो कहती हूँ अध्यात्म के वैज्ञानिक होने का प्रमाण वेदों उपनिषदों में भी विद्यमान है। स्वयं बुद्ध ने भी एक वैज्ञानिक की निष्ठा से अपनी आध्यात्मिक साधनाओं को संपन्न किया था। सो तो ठीक है अलेक्जेंड्रा, पर तुम चाहती क्या हो? फिलिप को उनकी बातें अधिक नहीं समझ में आती थीं। अभी तो मैं बस भारत पहुंचकर हिमालय जाना चाहती हूँ। उनके इस कथन पर फिलिप गौर से उन्हें देखते रहे। लंबे छरहरे शरीर वाली, अतिशय सुंदर कहा जा सके ऐसे नयन नक्श वाली इस युवती का मन औरों से कितना अलग है। खूबसूरत शरीर, प्रखर विचारशील, जिज्ञासु किंतु दृढ़ संकल्पित मन और निश्चल निर्दोष सरल भाव का संयोग विरल ही होता है। अलेक्जेंड्रा में यह सब कुछ एक साथ था। वह काफी देर तक उन्हें देखते रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था जुटा देता हूँ। इतना कहकर उन्होंने भारत के कलकत्ता शहर में निवास कर रहे अपने एक मित्र विलियम जोन्स को एक टेलीग्राम भेज दिया। विलियम जोन्स की रुचियां प्रायः अलेक्जेंड्रा की ही तरह थी। उनके आने की खबर ने उन्हें प्रसन्न किया। कुछ दिनों बाद अलेक्जेंड्रा डेविड नील कलकत्ता में थी। विलियम जोन्स उन्हें लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ते में जोन्स ने श्रीमती नील से कहा, जिज्ञासा, उसके समाधान के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाने वाला प्रयोग, इसका नियमित आग्रह रहित परीक्षण और फिर इसके निष्कर्षों का आकलन, यही तो विज्ञान है। वैदिक ऋषियों ने इसी ढंग से तो अपने आध्यात्मिक प्रयोगों को संपन्न किया था। यही परंपरा उपनिषदों में आई, जिसे बाद में यूनान में सुकरात ने स्वीकारा, जो बाद में अन्य पश्चिमी दार्शनिकों में दिखाई दी। वेदों से विवेकानंद, सुकरात से स्पेंटर तक आध्यात्मिक जिज्ञासा को वैज्ञानिक अभिवृत्ति में ढलते देखा जा सकता है। वैज्ञानिक अध्यात्म के इस ऐतिहासिक परिदृश्य के पूर्वी तथा पश्चिमी आयाम में फर्क है तो सिर्फ एक। पूर्व में, विशेषतया भारत में, जहां अध्यात्म पर गंभीर साधनात्मक वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं, वहीं पश्चिम में प्रायः आध्यात्मिक जिज्ञासाएं दार्शनिक विचारशीलता तक सीमित रही हैं। इसीलिए तो हमें हिमालय आकर्षित करता है। कई दिनों के पड़ाव के बाद उनकी हिमालय यात्रा संपन्न हो चुकी थी। उनके सामने हिमालय के श्वेत शिखर थे। आसमान पर हल्का हल्का कुहासा छाया हुआ था। हल्की हल्की बर्फ की बारिश भी पड़ रही थी। वातावरण में कहीं भी किधर भी सूर्य रश्मियों की झलक नहीं थी। मौसम कुछ अजीब सा हो रहा था। वे सोच रहे थे कि जिस उद्देश्य से उन्होंने इतनी खतरनाक यात्रा की है वह पूरा होगा भी कि नहीं। तभी मौसम और भी बिगड़ने लगा। बर्फ की हल्की बारिश बर्फीले तूफान में बदल गई। इस झंझावाती तूफान की लपेट में श्रीमती अलेक्जेंड्रा डेविड नील एवं विलियम जोन्स बेहोश हो गए। उन्हें अपनी स्थिति का भान न रहा। जब होश आया तो उन्होंने स्वयं को हिमालय की एक सुंदर सी गुफा में पाया। गुफा से बाहर निकले हिमालय के श्वेत शिखर सूर्य किरणों के संयोग से सुंदर स्वर्णिम हो रहे थे। गुफा के बाहर एक दिव्य देहधारी महापुरुष विद्यमान थे, जिन्होंने उनका मधुर शब्दों में स्वागत करते हुए कहा, तुम अब सुरक्षित हो। हम इस समय कहाँ हैं? अलेक्जेंड्रा डेविड नील ने उनसे टूटी फूटी हिंदी में पूछा, पर उन्होंने हंसते हुए अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, तुम इस समय वहां हो जहां वैज्ञानिक अध्यात्म के इतिहास ने जन्म लिया है। यह हिमालय का रहस्यमय प्रदेश है। यहीं पहली बार वेद की ऋचाएं अवतरित हुई थी। यहीं उपनिषद की श्रुतियों के स्वर सुने गए थे। परमेश्वर स्वयं सबसे महान वैज्ञानिक हैं, फिर उनका बोध भला अवैज्ञानिक कैसे हो सकता है? ऐसा कहते हुए वह इन्हें साथ लेकर एक गुफा के द्वार पर पहुंचे, जो एक बड़े भारी पत्थर से ढका हुआ था। उन्होंने सहज ही उस पत्थर को एक ओर हटा दिया। अलेक्जेंड्रा एवं जोन्स को यह देखकर भारी आश्चर्य हुआ। इन महापुरुष ने अकेले ही इतने विशालकाय पत्थर को कैसे हटा दिया? उस सुरंग जैसी गुफा में प्रवेश करके आगे बढ़ते हुए वे एक सुंदर मैदान में आए। यहाँ उन्होंने विभिन्न गुफाओं में दीर्घकाय महापुरुषों को समाधि लगाए हुए देखा। यहाँ चारों ओर फल एवं पुष्पों से लदी लताएं एवं वृक्ष भी थे। कहीं कहीं झरनों से मोतियों के समान स्वच्छ जल झर रहा था। बहुत समय तक इन दृश्यों को देखने के बाद उन्होंने उन महापुरुष से पूछा, भगवान, यह कौन सा स्थान है? उत्तर में हंसते हुए वह महापुरुष बोले,
यह वही दिव्य स्थल है जहाँ सबसे पहले अध्यात्म विज्ञान ने जन्म लिया था, जहाँ अभी भी अध्यात्म के उच्च स्तरीय वैज्ञानिक प्रयोग संपन्न किए जाते हैं, जहाँ से धरती और सृष्टि के विविध घटनाक्रमों पर नियंत्रण किया जाता है। यहाँ से संप्रेषित ज्ञान विज्ञान की रश्मियां ही धरती के पूर्वी एवं पश्चिमी भूभागों में विविध रूपों में अपना आलोक बिखेरती हैं। विलक्षण, अद्भुत, आश्चर्यजनक। उन दोनों को संतोष हुआ कि आज उन्हें अपना मनचाहा मिला। वे वैज्ञानिक अध्यात्म के इतिहास बीजों के साक्षी बने। ऐसा सोचते हुए न जाने कैसे उन्हें नींद आने लगी। उन्होंने सोचा शायद यह थकान का असर है, लेकिन जब उनकी आंख खुली तो वह लाचेन मठ में थे, जहां महान लामा गोमचेन ने उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। इनके हतप्रभ होने पर उन्होंने कहा, तुमने जो भी देखा वह सब सही था। अध्यात्म विद्या संपूर्णतया वैज्ञानिक है। समय आने पर हिमालय के उस दिव्य क्षेत्र के महान ऋषि इसका वैज्ञानिक अध्यात्म के रूप में प्रतिपादन करेंगे और तब वैज्ञानिक अध्यात्म के ऐतिहासिक परिदृश्य की सभी बिखरी कड़ियां जुड़ सकेंगी जो वैज्ञानिक अध्यात्म के मूल तत्वों को अभिव्यक्त करेंगी।